हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में जो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है, इसे कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसे इनिशियलाइज करते हैं, नेस्टेड स्ट्रक्चर, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन में स्ट्रक्चर को कैसे पास करते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर एरे का यूज कैसे किया जा सकता है, साथ ही इस पर बेस्ड कई प्रोग्राम्स भी हम लोग ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले देखें स्ट्रक्चर है क्या। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है सी या C++ में, यानी यूजर या प्रोग्रामर खुद से अपना एक डेटा टाइप क्रिएट कर सकता है। तो स्ट्रक्चर हमें यह फैसिलिटी देता है कि हम डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट को सिंगल टाइप में कन्वर्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल एरे में हमने देखा था कि वहाँ सेम टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। जैसे अगर स्कोर हम स्टोर करना चाहें तो स्कोर के डेटा टाइप सेम होंगे, हम इजीली उसको एरे में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी सिचुएशन होती है कि हम अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स को कंबाइन करना चाहते हैं। जैसे अगर किसी एम्प्लॉय का हम डिटेल स्टोर करना चाहें तो हो सकता है उस एम्प्लॉय का नेम हो, उसका एम्प्लॉय नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ हो, सैलरी हो, लेकिन ये सारी चीजें अलग अलग डेटा टाइप की होंगी। तो इस कंडीशन में हम स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं जो अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स को एक ग्रुप में कंबाइन कर सकता है। तो सबसे पहले देखें कि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है और उसके बाद हम स्ट्रक्चर का नेम देते हैं। स्ट्रक्चर का नेम भी एक आइडेंटिफायर है, तो यहाँ भी स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते समय हम स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट या अंडरस्कोर ही होना चाहिए, ब्लैंक स्पेस भी यूज नहीं किया जा सकता है। तो वो आइडेंटिफायर्स के रूल यहाँ भी फॉलो करने हैं। फिर जिन जिन मेंबर्स को हमें क्रिएट करना है उन मेंबर्स को के डेटा टाइप और उन मेंबर का नाम हमें स्ट्रक्चर में लिखना होगा। ये कितने भी हो सकते हैं, कितने भी मेंबर्स हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, और फाइनली स्ट्रक्चर डेफिनेशन क्लोज करके सेमीकोलन लगाते हैं। तो यह सिंटैक्स है स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन का। एक एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ मैं एक स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ स्टूडेंट के लिए। हमें स्टूडेंट्स के कौन कौन से डिटेल स्टोर करने हैं। सपोज मैं रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड, ये सारी चीजें स्टोर करना चाह रही हूँ, लेकिन ये सारी चीजें अलग अलग डेटा टाइप की हैं। कोई इंट है, कोई कैर है, कोई फ्लोट है। तो इनको कंबाइन करके, इन सारे चारों एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। इसे स्ट्रक्चर का नेम या स्ट्रक्चर टैग कहा जाता है। तो यहाँ स्टूडेंट एक डेटा टाइप क्रिएट हो गया जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हो गए। जब भी हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो उसके लिए कोई मेमोरी लोकेशन रिजर्व नहीं होती है, क्योंकि वह सिर्फ डेफिनेशन है कि हम इस टाइप का डेटा टाइप बना रहे हैं जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स होंगे। लेकिन जब उसका हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तब कंपाइलर उसके लिए मेमोरी एलोकेशन करता है। तो स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप है जिसका हमें वेरिएबल क्रिएट करना होगा, तभी जाकर उसे हम यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के वेरिएबल को क्रिएट कैसे करते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक है स्ट्रक्चर डिफाइन करते समय ही लास्ट में कुछ नाम दे सकते हैं। यह इस स्ट्रक्चर डेट टाइप के स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। डेट स्ट्रक्चर है और ज्वाइनिंग डेट उसका वेरिएबल है। इसी तरीके से जैसे नॉर्मल वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, उसी तरीके से स्ट्रक्चर वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यह हो गया स्ट्रक्चर टाइप यानी डेटा टाइप हमारा बनाया हुआ, और यह हो गया वेरिएबल। तो बर्थडे हमारा वेरिएबल है और डेट क्या है, स्ट्रक्चर। अगर इन वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करना चाहें, जैसे एरे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करते थे उसी तरीके से इसको भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम और कर्ली ब्रेसेस में हमें उसी सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर में वैल्यूज पास करनी होगी जिस ऑर्डर में इसके एलिमेंट्स हैं। जैसे पहला है यहाँ डे, तो हम यहाँ पास कर रहे हैं 10, तो 10 की वैल्यू कहाँ जाएगी, डे में। सेकेंड है मंथ, तो हम यहाँ पास कर रहे हैं 7, और ये ईयर है।
यानी जिस ऑर्डर में मेंबर्स डिक्लेयर हैं उसी ऑर्डर में हमें वैल्यू पास करनी होगी अगर हम एक साथ सारे एलिमेंट्स को पास करना चाहते हैं तो। अगर हम सेपरेटली पास करना चाहें एक एक एलिमेंट की वैल्यू तो हम स्ट्रक्चर वेरिएबल पहले क्रिएट कर लेते हैं और फिर वेरिएबल नेम डॉट एलिमेंट नेम, यहाँ ध्यान देना है डेट डॉट डे नहीं होगा, डेट हमारा डेटा टाइप है, बर्थ डेट हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल नेम स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम डॉट एलिमेंट नेम इक्वल टू जो भी वैल्यू हम असाइन करना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। इसी तरीके से बर्थ डेट डॉट मंथ, मंथ की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बर्थडे डॉट ईयर, इस तरीके से ईयर असाइन कर सकते हैं। तो यह मेथड है जब हम एक एक मेंबर या एक एक एलिमेंट की वैल्यू असाइन करना चाहते हैं सेपरेटली तब, और अगर एक साथ पास करना चाहते हैं तो हम यह मेथड यूज कर सकते हैं। अब है नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टिंग क्या होती है, जैसे नेस्टेड इफ था, नेस्टेड लूप था, इसी तरीके से नेस्टेड स्ट्रक्चर है। नेस्टेड स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर के एलिमेंट को दूसरे स्ट्रक्चर में यूज किया जा सकता है। जैसे अगर एग्जांपल में आप यहाँ देखें तो दो स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है ADDR जो एड्रेस स्टोर कर रहा है और एड्रेस में हमारा हाउस नंबर, एरिया, सिटी, स्टेट ये सब आ रहा है। दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा EMP जो एम्प्लॉय के डिटेल को स्टोर कर रहा है। तो ये क्या स्टोर कर रहा है, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट और साथ ही उस एम्प्लॉय का एड्रेस। यहाँ देख सकते हैं कि ये ADDR एक स्ट्रक्चर है जो ऊपर हमने डिफाइन किया है और इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल यूज हो रहा है EMP स्ट्रक्चर के अंदर। तो यह क्या हो गया, नेस्टिंग। अब इस नेस्टेड एलिमेंट्स को हम यूज कैसे करेंगे, जैसे वहां तो हम डायरेक्टली स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम डॉट एलिमेंट नेम से एक्सेस कर लेते थे, लेकिन ये क्योंकि नेस्टेड स्ट्रक्चर है तो इसको कैसे हैंडल करेंगे। सपोज एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया वर्कर, तो हम क्या करेंगे, वर्कर डॉट मेंबर नेम, EMP का मेंबर नेम कौन सा है, एड्रेस, तो यहाँ एड्रेस यूज करेंगे डॉट एड्रेस ADDR का पहला मेंबर एड्रेस डॉट हाउस नंबर। यहाँ ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर वेरिएबल का यूज ना करके यहाँ नेस्टेड स्ट्रक्चर का नेम दे देते हैं, जैसे ADDR डॉट हाउस नंबर कर देते हैं, तो ये गलत होगा। वेरिएबल नेम डॉट एलिमेंट नेम, फिर इस एलिमेंट के अंदर कौन सी वैल्यू है ये हमें लिखनी होगी और उसकी वैल्यू हम असाइन करेंगे। तो फिर वर्कर डॉट एड्रेस डॉट एरिया, वर्कर डॉट एरिया एड्रेस डॉट सिटी, इस तरीके से हम नेस्टेड स्ट्रक्चर के मेंबर को असाइन कर सकते हैं। अब एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे हम सिंपल वेरिएबल का एरे क्रिएट कर सकते हैं उसी तरीके से हम स्ट्रक्चर का भी एरे क्रिएट कर सकते हैं। सपोज स्टूडेंट स्ट्रक्चर हमने बनाया, सिंपली अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इस डेटा टाइप का तो हम एक ही स्टूडेंट के डिटेल को एंटर करा पा रहे हैं, लेकिन सपोज मैं चाहती हूँ 10 स्टूडेंट्स के डिटेल को एंटर कराना, तो हम स्ट्रक्चर का एरे भी बना सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट हमारा डेटा टाइप हो गया एस और साइज दे दिया, यानी 10 स्टूडेंट्स के डिटेल को ये एंटर करा सकते। कोई भी एरे क्रिएट होता है तो मेमोरी में कंटिन्यूअस लोकेशन पर स्पेस एलोकेट होता है। तो जैसे यहाँ अगर हमने दिया है S10, तो ये क्या होगा, मेमोरी में 10 एलिमेंट्स के लिए S के 10 एलिमेंट्स के लिए स्पेस एलोकेशन हो जाएगा। सपोज यह है S0, ये है S1, ये है S2, इस तरीके से एरे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इस एरे के अंदर कई एलिमेंट्स होंगे, जैसे S0 में देखें तो इसमें क्या होगा, रोल नंबर स्टोर होगा, साथ ही नेम स्टोर होगा, मार्क्स स्टोर होगा, ग्रेड स्टोर होगा, यानी हर एक एलिमेंट में स्टूडेंट स्ट्रक्चर के चारों मेंबर स्टोर होंगे। तो इंटरनली ये हर एक एलिमेंट में उसके मेंबर को स्पेस देता है। तो रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड। अब अगर देखें कि एक एलिमेंट के लिए ये मेमोरी में कितना साइज लेगा, अगर एक हम सिंपली स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर करें, मान लो S1, तो S1 वेरिएबल
कितना स्पेस लेगा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके मेंबर के साइज के हिसाब से। जैसे रोल नंबर इंटीजर है तो ये 2 बाइट लेगा, कैरेक्टर साइज 20 है तो ये 20 बाइट्स लेगा, फ्लोट 4 बाइट्स लेगा और कैर ग्रेड ये 1 बाइट लेगा। अब इसका अगर हम टोटल करें तो ये मेमोरी में कितना स्पेस लेगा, 25 प्लस 2 27, यानी S1 के लिए टोटल हमें 27 बाइट्स की जरूरत होगी। तो जितने मेंबर्स होंगे उस हिसाब से उस स्ट्रक्चर वेरिएबल का साइज डिसाइड होता है। तो अब हम कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स देख लेते हैं स्ट्रक्चर के, कैसे उसे क्रिएट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पहला प्रोग्राम मैंने बनाया है स्टूडेंट स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड ये सारे चीजें ली हैं और साथ ही इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल क्रिएट किया है S1। S1 हम मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी ये क्या बन गया, ग्लोबल वेरिएबल जिसको प्रोग्राम में कहीं भी यूज किया जा सकता है। तो स्ट्रक्चर अगर हम चाहें तो किसी भी फंक्शन के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं या किसी फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्कोप लोकल होगा और बाहर डिक्लेयर करते हैं तो इसका स्कोप ग्लोबल होगा। अब इसको हम यूजर से रीड कैसे करेंगे हम देखते हैं। एंटर रोल नंबर, रोल नंबर एक्सेस कैसे करेंगे, S1 डॉट रोल नंबर। इसी तरीके से नेम रीड करना है तो नेम रीड करने के लिए मैंने यहाँ गेटस फंक्शन का यूज किया है, क्योंकि नेम में आप स्पेस देंगे और सी इन स्पेस को रीड नहीं कर सकता है। तो गेटस फंक्शन है stdio.h हेडर फाइल का, वैसे सी इन डॉट गेट लाइन से भी इसको रीड किया जा सकता है। मैंने यहाँ गेटस लगाया है ताकि आप देखें C++ के प्रोग्राम में हम सी वाले फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। तो गेटस स्ट्रिंग को रीड करने के लिए यूज होता है, तो S1 डॉट नेम इसको हम रीड कर रहे हैं गेटस फंक्शन से। इसके अलावा अगर यहाँ देखें तो एक एरे है इस स्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर मार्क्स एक एरे है। तो मार्क्स को रीड करने के लिए हमें एरे को जैसे रीड करते थे उस तरीके से लूप लगाना होगा। तो यहाँ हम लूप लगा रहे हैं, मार्क्स की साइज है 5 तो i इज लेस देन 5, यानी लूप के अंदर मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 1, 2 इस तरीके से स्टोर होता जाएगा। और साथ ही मैं कैलकुलेट करना चाह रही हूँ कि ग्रेड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए, तो मैं टोटल मार्क्स निकाल रही हूँ। तो एक टोटल वेरिएबल लिया है हमने मेन के अंदर, यहाँ देख सकते हैं इसकी वैल्यू 0 रखी है। तो टोटल प्लस इक्वल टू S1 डॉट मार्क्स ऑफ i, यानी हर बार जब यूजर मार्क्स एंटर करेगा वह वैल्यू टोटल में ऐड होती जाएगी। और लूप से बाहर आकर हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल डिवाइड बाय 5। एवीजी ये भी मेन फंक्शन का मेंबर है। अब एवरेज के हिसाब से हम ग्रेड असाइन कर रहे हैं। अगर एवरेज की वैल्यू 60 से कम है तो ग्रेड इक्वल टू F, सॉरी ये 50 कर दूं इसको, क्योंकि दोनों हमारा 60 हो गया है। अगर एवरेज की वैल्यू 60 से कम है तो ग्रेड इक्वल टू C, एवरेज की वैल्यू 80 से कम है तो ग्रेड इक्वल टू B और एल्स ग्रेड इक्वल टू A। इस तरीके से ग्रेड मैं ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रही हूँ। इसके बाद मैं रिजल्ट को डिस्प्ले करना चाहती हूँ, तो ये मैसेज प्रिंट कर दिया डिस्प्लेइंग स्टूडेंट रिजल्ट, और रोल नंबर, नेम, मार्क्स ये सारी चीजें प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। तो रोल नंबर S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट नेम और मार्क्स, पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स को प्रिंट करना है तो फिर से लूप लगाया S1 डॉट मार्क्स ऑफ i और वापस ग्रेड प्रिंट कर रहे हैं S1 डॉट ग्रेड। तो इस तरीके से मेन फंक्शन में ये स्ट्रक्चर का प्रोग्राम हम बना सकते हैं। अब इसको कंपाइल करके देख लें, रन करें। रोल नंबर 1, नेम सपोज राम, मार्क्स 76, 78, 65, 66, 67, ये इतने मार्क्स डाले मैंने। तो अब देख सकते हैं रिजल्ट आ रहा है, रोल नंबर 1, नेम राम, मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स दिखा रहा है और साथ ही ग्रेड दिखा रहा है। तो ये एक स्ट्रक्चर का सिंपल प्रोग्राम हो गया। इसमें हमने स्ट्रक्चर के अंदर एरे का भी यूज किया है, तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर अगर एरे है तो उसको कैसे हम हैंडल करते हैं।
दूसरा प्रोग्राम देखें तो ये नेस्टेड स्ट्रक्चर का है। अभी जो एग्जांपल हमने ऊपर लिया था वही एग्जांपल है। यहाँ दो स्ट्रक्चर है, एक एड्रेस के लिए है और दूसरा एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय के अंदर स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, एड्रेस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को यूज किया है। अब यहाँ मैं फंक्शन भी बना रही हूँ। साथ ही इस प्रोग्राम में एक चीज और करनी है। इस प्रोग्राम में 5 एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड को स्टोर करना है और एम्प्लॉय नंबर एंटर करवाना है यूजर से। यूजर जिस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना चाहता है, हम उसी एम्प्लॉय के डिटेल को प्रिंट कराना चाह रहे हैं। यानी मैं पांचों एम्प्लॉय के डिटेल को प्रिंट नहीं कराना चाह रही हूँ, बल्कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के डिटेल को प्रिंट कराना चाह रही हूँ। तो इसलिए यहाँ कुछ फंक्शंस हमने बनाए हैं। स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन के बाद कुछ मैंने फंक्शन बनाए हैं। सारा काम मैं मेन में नहीं कर रही हूँ। यहाँ एक्सेप्ट और डिस्प्ले दो फंक्शन बनाई हूँ। एक्सेप्ट फंक्शन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट फंक्शन एम्प्लॉय के डिटेल को एंटर करवाएगा, जबकि डिस्प्ले फंक्शन में हम जो एम्प्लॉय नंबर पास करेंगे उसके हिसाब से उस एम्प्लॉय का डिटेल वो एंटर करवाएगा। तो इसमें एक इंटीजर आर्गुमेंट पास कर रही हूँ, एम्प्लॉय नंबर, और उस एम्प्लॉय नंबर के बेस पर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के डिटेल को यह प्रिंट कराएगा। फिर एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट किया है। यहाँ मैंने साइज 5 या 10 नहीं लेकर 2 लिया है, क्योंकि जितना ज़्यादा साइज लेंगे उतनी ज़्यादा वैल्यूज हमें एंटर करनी पड़ेगी, तो इसको मैंने कम कर दिया है। अब मेन में देखें तो एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। एक्सेप्ट फंक्शन क्या करेगा? स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को या स्ट्रक्चर के एरे को एंटर करवा लेगा। यहाँ उसके बाद एम्प्लॉय नंबर टू बी सर्च, किस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को हम सर्च करना चाह रहे हैं वह हम स्टोर करा रहे हैं ENO यानी एम्प्लॉय नंबर में, और डिस्प्ले फंक्शन में वो नंबर पास कर दे रहे हैं और डिस्प्ले फंक्शन उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के डिटेल को प्रिंट करेगा। अब पहले हम एक्सेप्ट फंक्शन देख ले। यहाँ एम्प्लॉय का एरे भी क्रिएट किया है हमने, यानी स्ट्रक्चर का एरे का भी यूज किया है। तो यहाँ दो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को एंटर करा रही हूँ, इसलिए लुप 2 बार लगाया है। और इसको रीड कैसे करेंगे? E1 हमारा एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का एरे था, तो पहला रिकॉर्ड किस में जाना चाहिए? E1.0 में। तो यहाँ E1.I, जैसे सिंपली हम एरे को हैंडल करते थे उसी तरीके से यहाँ स्ट्रक्चर के एरे को भी हैंडल कर रहे हैं। तो E1.I पहली बार 0 में जाएगा, अगली बार E1 ऑफ 1 में जाएगा, अगर इससे ज़्यादा होता तो E1 ऑफ 2 में जाता। इस तरह एम्प्लॉय के हर एरे में वैल्यू स्टोर होगी। और जो हमने नेस्टेड स्ट्रक्चर यूज किया था, इसको हम इस तरीके से रीड कर रहे हैं। यहाँ स्ट्रक्चर का एरे भी यूज हो रहा है, साथ ही साथ नेस्टेड स्ट्रक्चर भी यूज हो रहा है। अगर एरे नहीं होता तो हम E1 ऑफ I यूज नहीं करते, E1.address.house नंबर यूज करते। तो इस तरीके से एड्रेस स्टोर करा रहे हैं। और डिस्प्ले फंक्शन में अगर हम चले, मेन से एम्प्लॉय नंबर पास कर रहे हैं और इस फंक्शन में हम उसी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को प्रिंट करना चाहते हैं जो एम्प्लॉय नंबर हमने मेन में पास किया है। तो इसके लिए फिर से लूप लगाया है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि एरे के किस पोजीशन पर उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। तो लूप लगाया है शुरू से लास्ट तक, और उसमें कंडीशन दी है कि जो n यानी जिस एम्प्लॉय नंबर को हमें सर्च करना है वह n में है, वह किसके इक्वल हो? उस एरे के उस इंडेक्स पोजीशन पर अगर वह एम्प्लॉय नंबर मिलता है, दोनों की वैल्यू मैच करती है, तो एम्प्लॉय के डिटेल को प्रिंट करें। तो यहाँ हम एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, साथ ही साथ उसके एड्रेस के डिटेल को प्रिंट कर रहे हैं। तो अब इसे हम रन करके देखें। मैंने दो ही एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को एंटर कराया है, आप चाहते हैं तो साइज बढ़ा सकते हैं। नेम सपोज, सैलरी, डिपार्टमेंट, address is house number, house number के। अब सेकेंड एम्प्लॉय के डिटेल को हमें एंटर करना है, तो नेम, सैलरी,
department, suppose HR, address, area, city, state। अब ये पूछ रहा है एंटर एम्प्लॉय नंबर टू बी सर्च, यानी हमारे पास दो रिकॉर्ड हैं, दोनों में से हम किस एम्प्लॉय के डिटेल को सर्च करना चाहते हैं। सपोज मैंने डाला 2, तो यहाँ देख सकते हैं सेकेंड एम्प्लॉय का डिटेल जो हमने डाला था उसको ये प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम नेस्टेड स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ स्ट्रक्चर का एरे भी बना सकते हैं। अब तीसरा प्रोग्राम है हमारा जिसमें हम फंक्शन में स्ट्रक्चर वेरिएबल को पास करना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है डिस्टेंस नाम का, जिसके अंदर दो एलिमेंट है फिट एंड इंचेस, और दो डिस्टेंस को रीड करके मैं उन दोनों वैल्यू को ऐड करना चाह रही हूँ। तो इसलिए डिस्टेंस स्ट्रक्चर का दो वेरिएबल क्रिएट किया है d1 एंड d2, और सम फंक्शन जो डिस्टेंस स्ट्रक्चर के एलिमेंट को पास कराएगा एज एन आर्गुमेंट। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे हम फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करते समय कोई बेसिक डेटा टाइप पास करते थे, इसी तरीके से यहाँ स्ट्रक्चर का टाइप भी दे सकते हैं, यानी इस फंक्शन के अंदर जो हम आर्गुमेंट पास करेंगे वह डिस्टेंस स्ट्रक्चर का होना चाहिए। अब D1 में फिट और इंचेस की वैल्यू हमने एंटर करा ली, इसी तरीके से D2 में भी फिट और इंचेस की वैल्यू एंटर करा ली। फिर हम सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो सम में क्योंकि D1 और D2 डिस्टेंस स्ट्रक्चर का ही वेरिएबल है, इसको हम पास कर रहे हैं। और सम फंक्शन में फॉर्मल पैरामीटर हमने लिया है L1 और L2। एक और स्ट्रक्चर हम डिक्लेयर कर रहे हैं L3, जिसके अंदर इन दोनों की वैल्यू को हम ऐड करेंगे, L1 और L2 की वैल्यू को ऐड करेंगे। तो L3 डॉट फिट इक्वल टू क्या किया है L1 डॉट फिट प्लस L2 डॉट फिट। तो फिट की वैल्यू डायरेक्टली हम ऐड कर लेंगे, जबकि L1 और L2 के इंचेस को ऐड करके हम ये देखेंगे, हो सकता है ये इंचेस जब हम ऐड करें ये 12 से ज़्यादा हो जाए, तो ये वापस फिट में कन्वर्ट होना चाहिए। इसलिए दोनों को ऐड करके हमने 12 से डिवाइड कर दिया है कि अगर 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो वापस फिट में कन्वर्ट हो गया, और तीनों को ऐड करके हम L3 डॉट फिट निकाल रहे हैं। फिर L3 डॉट इंचेस, हो सकता है फिट में कन्वर्ट करने के बाद भी कुछ इंचेस बच गए, तो वह हम रिमाइंडर देख लेंगे कि 12 से डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर आ रहा है क्या। अगर वह आ रहा है तो वह इंचेस की वैल्यू है और ये कन्वर्ट हो जाएगा इंचेस में। और फिर हम फाइनली L3 डॉट फिट और इंचेस को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये टोटल दोनों डिस्टेंस को ऐड करके वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो इसे भी हम सेव कर लें, कंपाइल करें, रन करें। फर्स्ट डिस्टेंस सपोज 4 फीट एंड 8 इंचेस, ठीक है। फिर मैं डाल रही हूँ 5 फीट एंड सपोज 7 इंचेस। तो यहाँ देख सकते हैं ये 4 प्लस 5 9 फीट हुआ, जबकि 8 प्लस 7 अगर हम टोटल करें तो 15 इंचेस हो रहा है। तो 15 इंचेस को ये 1 फीट आ जाएगा और 3 इंचेस, तो 1 फीट वापस ऐड हो रहा है फिट में, इसलिए टोटल फिट कितना आ रहा है 10 और टोटल इंचेस क्या आ रहा है 3। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को हम किसी फंक्शन में भी पास कर सकते हैं एज एन आर्गुमेंट, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल को करते हैं। तो आज आपने देखा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।